हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस कैसे करते हैं यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस खाली सीखेंगे नहीं, उसको समझेंगे भी। बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आज मैं रिवील करने जा रहा हूँ, तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए। और ये आपको समझेगा ना, इसकी गारंटी मेरी तरफ से आपको है। बस एक चीज की गारंटी, हाँ वही, आप खुद सब्सक्राइब करो और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करो। कर लोगे रे, भरोसा है मेरे को। अब आगे बढ़ते हुए ये आपको समझाना बहुत जरूरी है कि जब भी आपको सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करना मतलब क्या करना होता है, ये समझना जरूरी है। देखिए, जब तक हम प्रैक्टिकल अप्रोच से, विजुअलाइजेशन से सोचना देखना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक सिविल इंजीनियर नहीं बन सकते। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मेरे टाइम पे ऐसे नहीं सीखा हूँ विजुअलाइज करके या प्रैक्टिकल बेस से, इसीलिए मैं भुगत रहा हूँ ना, है ना। तो ये चीज आप ना भुगतो, इसके लिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आदत लगा दो दिमाग को हर कोई चीज अगर सीख रहे हो तो उसको विजुअलाइज करना सीखो, उसको प्रैक्टिकली कहाँ पे अप्लाई करोगे ये देखो। हाँ, कभी सक्सेस हो जाएगा कि हाँ प्रैक्टिकली सही में अप्लाई होने का तरीका समझ में आया, विजुअलाइजेशन हुआ। कभी कभी नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानने का, प्रैक्टिस वो बनाते रखिए। विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिकल अप्रोच, दो चीजें। आइए अब सिंगली रेनफोर्स बीम के एनालिसिस की जो बात कर रहे थे, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनालिसिस करना मतलब क्या। तो पहली चीज, एनालिसिस करना मतलब उस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। मतलब इस बीम में जितनी भी मूवमेंट डेवलप होगी, ऑब्वियसली लोड डालोगे तो मूवमेंट डेवलप होने ही वाली है, तो वो जो डेवलप होने वाली मूवमेंट है उसको रेजिस्ट करने का कितना ताकत इस बीम में है, ये फाइंड आउट करना मतलब एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब तरीका कौन सा? लिमिट स्टेट मेथड। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज की थी। अब देखिए दोस्तों, दिया क्या रहेगा आपको, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। बीम की साइज जिसमें विड्थ, इफेक्टिव डेप्थ या फिर ओवरऑल डेप्थ दी जा सकती है, अदरवाइज एरिया ऑफ स्टील डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे या फिर नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए तो एएसटी निकालना इजी है, न्यूमेरिकल में समझ जाओगे। FCK FY, इसका मतलब कंक्रीट का ग्रेड कौन सा है और स्टील का ग्रेड कौन सा है, ये भी चीजें आपको दी रखी होगी। अगर नहीं दिया है तो उसको अज्यूम कर देना डायरेक्टली, गॉट इट। उसके बाद जैसे कि अभी डिस्कस किया कि फाइंड आउट हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी MR करना होता है। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? पहला स्टेप, आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे। अब ये चालू करने से पहले ना साइड में कहीं पे तो ये डायग्राम निकाल लो, या फिर गिवन से पहले ये डायग्राम निकाल लो। मैंने डायग्राम निकालनी चाहिए तो नहीं निकाली, तो एंड में निकाल दिया। आप बस इसको स्टार्ट में निकालो। देखिए, एक क्रॉस सेक्शन है बीम का जिसका ओवरऑल डेप्थ D, विड्थ B, इफेक्टिव डेप्थ D। ये स्ट्रेस डायग्राम है इसका। अब यहाँ पे एक चीज आपको सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ाई जा चुकी है, जिसके तहत ये माना जाता है कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे कंप्रेशन और टेंशन दोनों स्ट्रेसेस जीरो होते हैं। ऑब्वियसली अपर फेस पे होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस और बॉटम फेस पे होता है टेंसाइल स्ट्रेस। जब भी ये न्यूट्रल एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के पॉइंट पे जीरो हो जाएंगे। इस बात को आप पक्का ध्यान में रखिए, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो जाएंगे? जीरो। इसका मतलब क्या? न्यूट्रल एक्सिस पे कंप्रेशन और टेंशन दोनों जीरो होने वाले, उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं हम। अब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ पे
कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, ये दिखाना है हमें। अब फोर्स ना कैसे निकालते हैं? बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन A। अगर फोर्स यानी P चाहिए आपको तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? P इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। आई बात समझ में? डेरिवेशन समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं इसको। P इज इक्वल टू स्ट्रेस। अब देखिए, ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया है ना। अब कॉम्प्रेशन में आपके लिए ये रहा स्ट्रेस 0.36 FCK, ये स्ट्रेस एलिमेंट है और उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है B इंटू XU, B इंटू XU। तो ये जो एलिमेंट है ये एरिया एलिमेंट है। हो गई फोर्स की डेफिनेशन जस्टिफाई। स्ट्रेस 0.36 FCK इंटू एरिया B इंटू XU। अब एरिया B इंटू XU कैसे हुआ? तो ये विड्थ कॉम्प्रेशन में, और ये जो डेप्थ होता है ना, ये होता है XU, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो विड्थ इंटू डेप्थ, तो ये हो गया आपका कॉम्प्रेशन फोर्स। और सिमिलरली राइट साइड में देखोगे ना, तो इसमें 0.87 FY, ये जो एलिमेंट है ये स्ट्रेस है और एरिया ऑफ स्टील इन स्टील रेनफोर्समेंट का एरिया है। आई बात समझ में? तो इसमें भी वैसे ही जस्टिफाई करना है। एरिया ऑफ स्टील तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है और स्ट्रेस का एलिमेंट 0.87 FY है। अब इसमें भी थोड़ा आगे जाके समय निकाल के देखो, वीडियो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ। ये 0.36 और ये 0.87 आया कहाँ से सर? बताता हूँ मैं। देखिए, जब भी कोई डिजाइन करते हैं हम लिमिट स्टेट से, पिछला वीडियो अच्छे से देखो, उसमें ना हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज किए थे। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या कहता है? स्ट्रेस कैपेसिटी या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अभी स्टील के लिए यूज करोगे तो ये कितना रहता है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का गैमा निकला है, इसको भूलना मत। तो स्टील के लिए रहता है 1.15। जिसने लास्ट का लेक्चर अच्छे से देखा है वो समझ जाएगा। 1.15। अगर यहाँ पे मैं ये ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.5 करूँगा ना, तो ये 0.87, ये FY एज इट इज ऐसे आता है। ये है आपका 0.87। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करने के बाद जो आपका स्ट्रेस वैल्यू मिला, ये है आपका 0.87। तो अभी दिमाग से ये क्लियर हो गया होगा कि ये 0.87 कहाँ से आया। उसी तरीके से मैं दूसरी चीज क्लियर करने जा रहा हूँ, वो है 0.36 कहाँ से आया। सबसे पहले तो 0.67 क्या किया जाता है? अब 0.36 की बात कर रहा हूँ, एक से इसको डाउन किया जाता है 0.67, ठीक है। अब 0.67 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मतलब जो कंक्रीट में आने वाला है। तो डिजाइनर सोचता है कि आगे जाके अगर उस कंक्रीट का साइज रिड्यूस हो गया, साइज रिडक्शन हो सकता है, तो उसके लिए उसने इसका एक में से 33% जो है वो घटा दिया, तो 0.67। तो साइज रिडक्शन, इन फ्यूचर अगर साइज रिडक्शन होगा तो मुझे सेफ रहना चाहिए, तो मैं आज ही 100% नहीं 67% के लिए क्या करूँगा, कैपेसिटी है ऐसा समझ के डिजाइन करूँगा। फिर उसके बाद इस पे अप्लाई होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर।
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 रहता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, स्टील के लिए 1.15 बट कंक्रीट के लिए 1.5 है, तो ये निकल के आता है 0.46। तो यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर काम करता है कि आगे जाके अगर लोड कम ज़्यादा हो गया तो उसके हिसाब से मुझे एडजस्टमेंट करनी है। तो ये हो गया 0.46। अब बोलोगे कि सर 0.46 तो है नहीं, तो और एक, जब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्चुअली इसके ऊपर ना 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर बनते हैं, बट आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 0.46 में से और 0.10 पॉइंट्स यानी 10% कटौती हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि स्ट्रेस का जो कंक्रीट में डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब इसी डर के वजह से थोड़ा सा और कम कर दिया, होगा वहाँ पे उतना ही 100%, बट हम रिड्यूस कहाँ तक करके आए? 36% तक। आई बात समझ में? तो ये 0.36 ऐसे आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली XU इज इक्वल टू फार्मूला जो है ये सारी चीज़ें उधर भेजा तो 0.87 FY AST और ये एलिमेंट डिवाइड में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगी। तो ये समझाने वाला पार्ट था। अब दूसरी स्टेप, आपको लिमिटिंग या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया, तो यह टेबल बड़ा ही काम करने वाला है, इसको भूल के मतलब नहीं है। समझ रहे हो? हिम्मत नहीं हारने का मेरे दोस्त। ये सारी जो चीज़ें ना कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताई, तो हिम्मत मत हार, बना रहे, आगे बढ़ते हैं। XU मैक्स, XU लिमिटेड, व्हाट इज वी एक्सपेक्टेड, ये वो है जो हमें अपेक्षित है। यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ निकालने के लिए ये टेबल, अगर ग्रेड Fe 250 का स्टील है, XU मैक्स इज इक्वल टू 0.53D, Fe 415 है तो 0.48D, Fe 500 है तो 0.46D, यही काम आएगा। बट ये आगे जाके डिजाइन के सब में लगने वाला है, तो थोड़ा सा हैबिचुअल बनाने के लिए परसेंटेज स्टील और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले भी लिख दिया ग्रेड वाइज। अभी तक इतना ही काम आएगा इसमें। अगेन वही, ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। कंपेयर XU एंड XU मैक्स। XU अगर छोटा है XU मैक्स से, अंडर एनफोर्स्ड, एंड सेम थिंग इज देयर, सेम चीज़ है जो हम WSM में पढ़े। अब खाली फॉर्मूलीज देखते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, 0.87 FY AST इन ब्रैकेट D - 0.42 XU। अब नोटेशन लिखना मत भूलिए, वेर करके FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील लिखो, AST एरिया ऑफ स्टील लिखो, D इफेक्टिव डेप्थ। नोटेशन लिखना ज़रूरी है, मैंने नहीं लिखे बट आपको समझने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स बनाते समय ये भूलना मत, ये चीज़ को। वहीं पे अगर ओवर एनफोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन रहेगा ना, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स D - 0.42 ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें देखनी है। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा खींचा गया है, लेंदी हो गया, तो यहाँ पर रुकते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी नोट पे मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।